देखो माँ जी, कहे देती हूँ कि अगर इसने मेरा कमरबंद नहीं दिया तो मैं अपने मायके वालों को बुलाऊंगी। फिर मत कहना कि उन्हें बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी। अब तू ही बता बहू, मैंने तेरे सामने कितनी बार कहा सपना से कि सोने का कमरबंद अनु का है और सोने की हंसुली उसकी। सारे फसाद की जड़ तो आप ही हो ना माँ जी। क्यों आपने मेरा कमरबंद सपना को चढ़ाया? आपने क्या सबको अनु जैसा समझा है? सबर कर, मैं अमित से बात करूंगी। अरे, घर परिवार में ऐसे ही एक दूसरे की चीज चढ़ा ही देते हैं। दोनों परिवारों की इज्जत का मामला होता है। पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं कुछ नहीं जानती माँ जी। इससे तो पहले ही आई मैं इस घर में, और दोनों चीज पहले मुझे ही मिली थी। पर मैंने तो कभी किसी चीज पर हक नहीं जताया। हमें तो यही सिखाया है कि घर के बड़े जैसा कहेंगे वैसा करना है। हाँ बेटा, तभी तो पूरी रिश्तेदारी में तेरा उदाहरण दिया जाता है। तू चिंता ना कर। अरे, तब तो इस अमित को ब्याह की इतनी जल्दी पड़ी थी कि मेरी कही हर बात को हाँ हाँ करता गया। मामला ये था कि सुमित्रा जी, जो कि अपने छोटे बेटे अमित की शादी में बड़ी बहू अनु को उपहार में दिए जेवरों में से पुराने जमाने की सोने की हंसुली और कमरबंद छोटी बहू सपना को शादी के समय बरी में दे दिए। अब शादी के शुरुआती दिनों के बाद जब सपना दूसरे शहर में नौकरी करने वाले पति के साथ जाने लगी तो अपने सारे गहने उसने अपने साथ रख लिए। ऐसा करते देख सास ने कहा, बहू, परदेश में सारे जेवर ले जाने की क्या जरूरत है? दो चार जोड़ी हल्के फुल्के ले जाओ, बाकी लॉकर में रख देंगे। माँ जी, मुझे पहनने का बहुत शौक है, और अब नहीं पहनूंगी तो फिर कहाँ पहना जाता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तेरे गहने हैं, तुम्हें ही ध्यान रखना है। पर बेटा, ये कमरबंद मत ले जाना। क्यों? कमरबंद और हंसुली ही तो एंटिक पीस है। बाकी चीज़ें तो सबके पास होती हैं। फिर माँ जी, मैं बच्ची थोड़ी ही हूँ, अपनी चीज़ों का ध्यान रखूंगी। आप बेफिक्र रहें। अब तुमसे क्या पर्दा। दरअसल कमरबंद अनु का है और हंसुली तुम्हारी। बेटा, तुम्हें तो अमित ने बता ही दिया होगा कि कारोबार में घाटे के चलते अभी शादी का इंतजाम नहीं था। पर तुम्हारे पिताजी इसी महीने ब्याह करना चाहते थे। हाँ तो, पर कमरबंद तो आपने बरी में उपहार के रूप में दिया है, और ये तो पुराने ज़माने का है, अभी तो नहीं बनवाया। बाकी एक ही सेट है। बहू, मैं ये समझाना चाहती हूँ कि कई बार लोग समाज को दिखाने के लिए एक आध चीज़ सभी बहुओं के लिए। ना माँ जी, मैं अपनी चढ़ाई चीज़ों को नहीं दूंगी। ना देते, मैंने तो नहीं कहा था ना। इतना कहकर सपना तो अपने कमरे में चली गई, पर अनु के कान खड़े हो गए, क्योंकि जिस अंदाज में नई नवेली सपना ने सास के सामने चटर पटर की थी, उसे देखकर अनु मन ही मन डर गई कि खालिद सोने का कमरबंद उसके हाथ से निकल गया। और पहली बार उसने भी सास के सामने मुंह खोल दिया। सुमित्रा जी ने मौका पाते ही अमित से कहा, देख अमित, मेरे लिए दोनों बहुएं एक जैसी हैं, और बुजुर्गों की दो चीज़ें ही तो हैं मेरे पास। विनीत के ब्याह के समय मैंने तुम दोनों के सामने कह दिया था कि अभी तो अनु की बरी में हंसुली और कमरबंद दोनों दे रही हूँ, पर बाद में हंसुली छोटी बहू के पास रहेगी। कहा था या नहीं? अब सपना को समझाओ। माँ, उपहार में दी चीज़ वापस लोगी क्या? वाह बेटा, उस दिन तो कह रहा था कि माँ कौन पहनता है आजकल जेवर, एक दिन का दिखावा होता है। भाभी के गहने चढ़ा दो, कुछ नया बनवाने की जरूरत नहीं है। शुक्र है कि मैंने उसका सेट नहीं चढ़ाया। अमित और सपना का रुख देखकर अनु के पति विनीत ने ही कहा, अनु, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बात को मत बढ़ाओ, कारोबार को थोड़ा समझ जाने दो, ऐसे दो कमरबंद बनवा दूंगा। सास ससुर और पति की लाचारी को देखकर अनु ने मन मार लिया, पर उसने उस दिन के बाद ना तो सपना से बात की और ना ही अमित से। बरसों बीत गए। जब तक सास ससुर रहे, अनु ने देवर देवरानी के आने पर कोई रोक टोक नहीं की, पर उन दोनों के देहांत के बाद साफ कह दिया, हमारा और तुम्हारा रिश्ता माँ जी और बाबूजी के कारण ही था। मैं नहीं चाहती कि ऐसे बेईमान लोगों की परछाई भी मेरे परिवार पर पड़े। तुम अपने घर खुश रहो और हम अपने। मकान और दुकान में हिस्से के पैसे तुम ले ही चुके हो। इस तरह दोनों सगे भाई एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। दोनों भाइयों के बच्चों को केवल इतना पता था कि किसी बड़ी लड़ाई के कारण परिवार में इतनी कड़वाहट आ गई है जो कि चाहकर भी नहीं मिट सकती। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी एक का जिक्र दूसरे भाई के सामने नहीं करते थे। समय बीतता गया और देखते ही देखते बच्चे ब्याहने लायक हो गए। आज अनु की बेटी का विवाह था। खूब चहल पहल थी। बस विनीत को भाई की कमी खल रही थी। कैसा भी था, भाई था, पर अनु को किस मुंह से कहे, क्योंकि वक्त ने तो उसे वादा पूरा करने का भी अवसर नहीं दिया था। बेचारा कई बार कहता
माफ़ करना अनु, तुम्हारे लिए कमरबंद नहीं बनवा पाया। शायद तुम्हारा कर्जदार ही मर जाऊंगा। कैसी बात करते हो? मेरे नसीब का नहीं था। अगर होता तो मेरे पास रहता। बेटी विदा होकर चली गई। दूसरे दिन सभी कामों से निपटकर विनीत कन्यादान की रकम गिनने के इरादे से कई दिनों से संभाल कर रखा हुआ बैग निकाल कर लाया और अनु से बोला, आओ ये रुपए और दूसरे उपहार देख लेते हैं। शाम तक रुचि आएगी तो उसका सामान उसे दे देंगे। कॉपी में लिखे रुपयों से मिलान करने के बाद सारे मिले उपहारों को देखा और कॉपी बंद करने के इरादे से जैसे ही उठाई कि एक नए पन्ने पर नजर गई जहाँ पाजेब, अंगूठी और कमरबंद लिखा था। कमरबंद किसने दिया? दोनों के मन में अपने कमरबंद की याद ताज़ा हो गई। देने वाले का नाम लिखा था वरुण पुत्र अमित। फटाफट बैग टटोला तो एक थैली में 3 मनमोहक गिफ्ट पैक दिखाई दिए। अनु ने धड़कते दिल से जैसे ही पहली पैकिंग खोली तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो मेरा कमरबंद है, कैसे? विनीत ने तुरंत कन्यादान लिया। जिम्मेदारी संभालने वाले अपनी बुआ के बेटे को फ़ोन मिलाया। भाई साहब, क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हैं? उसके बाद फुफेरे भाई ने बताया कि अमित का बेटा इसी शहर में नौकरी करता है और वही कन्यादान में कमरबंद देकर गया है। विनीत और अनु को हैरान और परेशान देखकर भाई साहब ने कहा, मैं अभी फ़ोन करके वरुण को बुलाता हूँ, उसी से बात कर लेना। आधे घंटे बाद ही वरुण आया, एकदम अमित का हमशक्ल। विनीत का दिल किया कि उसे गले से लगा ले, पर अनु की तरफ देखकर वो खुद पर काबू कर लिया। आते ही वरुण ने ताई ताऊ के पैर छुए और फिर सकुचाते हुए बैठ गया। अगर तुम शादी में आए थे तो मिले क्यों नहीं? और कन्यादान में ये कमरबंद कि तुम्हारे माता पिता ने भिजवाया है? पर वरुण के कुछ बोलने से पहले ही भाई साहब बोले, अनु, जब ये 12वीं कक्षा में था, अमित रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया था। करीब 1 साल वो जेल में पड़ा रहा। सपना के भाई ने भी मुसीबत में उनका साथ नहीं दिया। उन्हीं दिनों सपना ने मुझे फ़ोन किया और सहायता की प्रार्थना की। उन दोनों पर मुझे भी गुस्सा था, पर तुम्हारी बुआ यानी मेरी माँ ने अपने भतीजे की सहायता करने की गुहार लगाई थी तो मैं मना भी नहीं कर सका। पर उनकी फीस तक के पैसे नहीं थे उनके पास। बस जैसे तैसे अमित बाहर आया और 2 महीने के भीतर लकवे का शिकार होकर उसने हमेशा के लिए खाट पकड़ ली। लोगों के हाथ पैर जोड़कर और अमित की शारीरिक दशा को मद्देनजर रखते हुए सपना को गुजारे लायक नौकरी मिल गई। और आपने मुझे कभी? नहीं विनीत, कई बार कोशिश की तुम्हें बताने की, पर तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट भरी थी कि तुमने इस घर में अमित का नाम लेने से भी इनकार कर दिया था। अब कैसा है मेरा भाई? अनु, हाँ, उस समय मन कड़वा था, गुस्सा था, जीवन के अनुभव की कमी थी, पर अब तो वे सब बातें मैं भूल चुकी हूँ। अरे, ज़मीन जायदाद रुपए गहने क्या अपनों से बढ़कर होते हैं? चलिए वरुण के साथ चलते हैं। उसी समय वरुण तीनों के साथ अपने घर पहुँचता है। घर की बिखरी हालत उनके जीवन की दशा को बखूबी बयां कर रही थी। बिस्तर पर पड़े अमित की आंखों से बहते आंसू मन के पश्चाताप की निशानी थे और जेठ जेठानी के सामने सपना के जुड़े हाथ इस बात को समझाने के लिए काफ़ी थे कि किसी की आह कभी खाली नहीं जाती। उसी समय अनु ने पति से कहा, सुनिए, किसी एम्बुलेंस का इंतज़ाम कीजिए। हमारे रहते हुए ना तो सपना मजबूरी में घर चलाने के लिए नौकरी करेगी और ना ही अमित अकेला पड़ा रहेगा। भगवान ने जो दिया है आराम से गुजारा हो जाएगा। वरुण बेटा, ज़रूरी सामान बांधने में माँ की मदद करो, बाकी सामान बाद में अपने भाई या ताऊ के साथ आकर बाद में ले जाना। भाभी, क्या आपने मुझे इतना होने पर भी माफ़ कर दिया? चुप कर, बहुत अपनी चला ली तूने। मैं माँ जी नहीं हूँ कि तुम्हें मनमानी करने दूंगी। मैं बड़ी हूँ और बड़ी ही रहूँगी। अनु ने सपना को गले से लगाकर बरसों की कड़वाहट को मिटा दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।